हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 पंजाब से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है, बोहर कमिटी हैड ऑल द फीचर्स एक्सेप्ट एंड द ऑप्शंस आर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव सर्विसेज एट ऑल लेवल। ऑप्शन नंबर बी इज सोशल ओरिएंटेशन of medical practice. Option number B is basic of health planning in India and option number 4 is survey of existing financial conditions. तो अगर हम बोहर कमेटी की बात करते हैं तो इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है कि सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो बोहर कमेटी का फीचर नहीं है। अगर इसकी जगह सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस होती तो ये भी ऑप्शन जो था वो करेक्ट होता। Now the next question is, case finding pertains to primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention और primordial prevention. So जो case finding है वो हमारे secondary prevention का part है। अगर हम primary prevention की बात करते हैं तो उसमें हमारा health promotion and specific protection आता है और secondary prevention में हमारा diagnosis and prompt treatment आता है। टर्शरी प्रिवेंशन में हमारा रिहैबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन आएगा और जो प्रिमोडियल प्रिवेंशन है उसमें हमारा आता है फोकस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, मतलब कि हमने रिस्क फैक्टर्स को ही नहीं डेवलप होने देना, तो वो हमारा प्रिमोडियल प्रिवेंशन का पार्ट है। तो जो हमारे केस फाइंडिंग्स होते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a condition for onset of disease causation including agent, host and interaction environment is इंटरेक्शन, बैलेंस, प्रेजेंटेशन और इनिशिएशन। सो किसी भी डिजीज को अक्कर होने के लिए हमारा जो एजेंट है, होस्ट है और इन्वायरमेंट है उनमें क्या होना चाहिए, तो उनमें इंटरेक्शन होनी चाहिए। whenever there is interaction between agent, host and environment, it will lead to disease condition. Now next question is, the national health program providing PPTC services is National AIDS Control Program, National Vector-Borne Disease Control Program, National Leprosy Eradication Program और National Program for Control of Blindness. तो सबसे पहले है कि what is PPTCT? It is Prevention of Parent to Child Transmission, and this is a part of National AIDS Control Program, जिसमें कि हमारा फोकस होगा कि पेरेंट से जो चाइल्ड को ट्रांसमिशन है ऑफ HIV उसको हम प्रिवेंट कर सके। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज द रेफरल यूनिट फॉर हाउ मेनी सब सेंटर्स एंड द ऑप्शंस आर 4, 5, 6, 7. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 6. सो as a primary centers cover a population of 20 to 30,000 और एक सब सेंटर में जो पॉपुलेशन होती है वो 3 से 5,000 होती है, तो इसलिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में के अंडर 6 सब सेंटर्स आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज इन अ स्पेसिफिक एरिया और अ पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज स्पोरेडिक, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, एंडेमिक। तो कोई भी डिजीज अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं, और जब ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाती है, जब सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिजीज हो जाता है पेशेंट्स में, तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लो और मॉडरेट एपिडेमिक एंड द ऑप्शंस आर HIV इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ऑप्शन नंबर 3 इज कॉलेरा एंड डायबिटीज। तो स्लो और मॉडरेट एपिडेमिक हम इनमें से किसको बोलेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज डायबिटीज, बिकॉज डायबिटिक इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और जितने भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो सारी स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक में आती है, क्योंकि इनका जो प्रोग्रेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sex ratio is particularly important for determining, and the options are number of males, number of females and males, educational status of females और demographic trend। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, बिकॉज सेक्स रेशियो इज टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, मतलब हर 1000 मेल के पीछे कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Category 2 biomedical waste is to be discarded in, and the options are yellow bag, red bag, white bag और blue bag. तो जब हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं तो अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी 1 हमारा येलो बैग होता है, कैटेगरी 2 हमारा रेड बैग होता है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. और कैटेगरी 3 में हमारा व्हाइट बैग आता है जिसमें कि हम निडल्स डिस्कार्ड करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज collection and storage of biomedical waste involve all except, and the options are bags to be tightly sealed, bags must be 3/4 full, collection must be daily, and bag can be stored for 72 hours. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, that is bag can be stored for 72 hours is the wrong answer because इज नॉट एक्सपेक्टेड. हम बैग को हमने टाइटली सील करना है, बैग जो है वो फुली फिल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 3/4 पार्ट ऑफ द बैग शुड बी फिल्ड. एंड जो हमारा वेस्ट है उसको हमने डेली कलेक्ट करना है. लेकिन जो बैग है हम उनको अप टू 48 आवर्स स्टोर करके रखते हैं, लेकिन अगर 48 आवर्स से ज्यादा हो गया है तो दैट इज द करेक्ट इनकरेक्ट प्रैक्टिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एक्सेप्ट essential fatty acids, fats not synthesized by the body, linoleic acid और animal fat. तो इनमें से जो हमारे animal fats होते हैं that is the correct answer because animal fats are the saturated fatty acids. Now the next question is another name for tocopherol is vitamin A, vitamin D, vitamin E or vitamin K. So tocopherol is the other name of vitamin E. So vitamin E is the correct answer. Now the next question is the meal of the day with feel good factor is breakfast, lunch, snacks or dinner. So the meal of the day with feel good factor हम किसको कंसिडर करते हैं? हम स्नैक्स को कंसिडर करते हैं. तो स्नैक्स जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. Now the next question is additional protein requirement in pregnancy per day is up to 20 gram, 30 gram, 40 gram और 50 gram. So इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20 ग्राम. सो जितना मदर को बॉडी रिक्वायरमेंट प्रोटीन चाहिए, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1 ग्राम पर केजी. अगर मदर 60 केजी की है तो उसे 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए प्लस 20 ग्राम एडिशनल और एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Now the next question is milk product an animal source for pregnant women in food pyramid is placed at base, second level, third level और fourth level. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड लेवल, क्योंकि बेस में हमारा आता है सीरियल्स एंड मिलेट, बेस सेकेंड लेवल पे आता है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, थर्ड पे आता है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोटीन, पल्सेस, एग, मीट एंड फिश, एंड फोर्थ पे आता है हमारा फैट, ऑयल्स एंड शुगर. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज oxytocin for let down reflex is released from anterior pituitary, posterior pituitary, hypothalamus और thyroid. So oxytocin जो है हमारा posterior pituitary से रिलीज होता है. तो जो हमारा posterior pituitary है वो दो हार्मोन्स रिलीज करता है, that is oxytocin and ADH, that is एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसके अलावा जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं that are secreted by anterior pituitary gland. Now the next question is all the following increases energy density of food except adding oil, adding jaggery, giving malted foods और thin mixture. तो अगर हमने हमारे फूड की डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें उसमें ऑयल डालना चाहिए, जैगरी डालनी चाहिए या माल्टेड फूड देना चाहिए. लेकिन जो हमारा थिन मिक्सचर है दैट विल नॉट इंक्रीज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ फूड. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Now the next question is Lyssa virus is the causative organism for rabies, diphtheria, scabies or poliomyelitis. So the correct answer is option number A, rabies. So Lyssa virus is responsible for rabies, Corynebacterium diphtheria is responsible for diphtheria, poliovirus responsible for poliomyelitis and Sarcoptes scabi is responsible for scabies. Now the next question is all the following diseases are covered under universal immunization program except, and the options are diphtheria, hepatitis B, enteric fever or tetanus.
तो अगर हम नेशनल इम्यूनाइजेशन और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें हम 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस जो हैं बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, जिसमें कि हमारा टीबी आता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, मीजल्स एंड पोलियो। इसके अलावा हमारा हेपेटाइटिस बी एंड हिप को भी हम कंसिडर करते हैं, डायरिया, निमोनिया भी है हमारा। लेकिन इनमें से कौन सा है जो नहीं है, तो दैट इज एंट्रिक फीवर विच इज ऑल्सो नोन एज टाइफाइड। बल्कि डिप्थीरिया अलॉन्ग विद पर्ट्यूसिस एंड टेटनस हम बच्चों को लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी हम 0 डोज बर्थ पे देते हैं और उसके बाद प्राइमरी डोज लगाते हैं 3 बार 6, 10 एंड 14 वीक्स पे अलॉन्ग विद पेंटावेलेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज anti-adult mosquito control solution involve all except, and the options are insecticide, residual spray of DDT, fogging of pythrum extract, melantoin spray और use of kerosene. So anti-adult mosquito control में हमारा use of kerosene नहीं आता है, because use of kerosene basically हम use करते हैं to kill the larva. Now the next question is Brugia malae, which causes filariasis, is spread by Culex mosquito, Mansonia mosquito, Anopheles और Vivax mosquito. तो जो हमारा Brugia malae है, that is spread by Aedes and Mansonia. So Mansonia will be the correct answer. Now the next question is millet seed-like shadows are seen in all parts of lungs in extrapulmonary tuberculosis, tubercular meningitis, miliary tuberculosis और disseminated tuberculosis. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मिलिनरी ट्यूबरक्लोसिस में हमें मिलेट सीड लाइक शैडोज देखने को मिलेंगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया इज, एंड द ऑप्शंस आर सोर थ्रोट, ग्रे मेम्ब्रेन इन थ्रोट, हाई फीवर और ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे. तो इसमें हमने क्या याद रखना है कि हमें अर्लीस्ट सिम्टम पूछा है, तो अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया इज सोर थ्रोट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज all the following are features of tetanus except, and the options are Nestor spasm, transmitted from person to person, endemic in India और can affect any age. तो अगर हम टेटनस की बात करते हैं, इसको हम टेटेनाई भी बोलते हैं, जिसमें हमारा बॉडी का स्पाज्म हो जाता है. इट इज एंडेमिक इन इंडिया एंड इट कैन अफेक्ट एनी एज. तो जो हमारा ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन है वो इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इट इज द मोड इज indirect, मतलब it transmitted from soil to the patient person. Now the next question is all the following are features of measles vaccine except, and the options are live attenuated viral vaccine to be stored at 2 to 8 degrees centigrade, given subcutaneously or given in upper left arm. तो अगर हम measles की बात करते हैं तो measles is a viral infection and measles is a live vaccine. It is a heat sensitive and light sensitive vaccine. So live attenuated viral vaccine correct है. Measles can be stored up to 2 to 8 degrees centigrade is correct answer. The mode of given measles is subcutaneous. बल्कि इसमें जो हमारा आंसर है that is given in upper left arm. ठीक है, जो हम measles हैं वो हम upper right arm में लगाते हैं, not in the left arm. upper left arm में हम BCG लगाते हैं. Now the next question is cancer arising from embryonic tissue are termed as sarcoma, lymphoma, germ cell tumor or blastoma. So the cancer that are arising from the embryonic tissue are called blastoma, whereas जो bone से cancer arise होता है उनको हम sarcoma कहते हैं. lymphatic system के cancer को हम lymphoma कहते हैं. Now the next question is common source of increased carbohydrates in diet leading to obesity are junk food, स्वीटेंड ड्रिंक, बर्गर्स और स्नैक्स. तो अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी ईटिंग प्रोडक्ट है जिनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होंगे. तो वो है स्वीटेंड ड्रिंक. स्वीटेंड ड्रिंक्स में जो कार्बोहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, शुगर होती है, वो बहुत हाई होती है. सो दिस इज द वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर ओबेसिटी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज इज सस्पेक्टेड व्हेन द पर्सन हैज ऑल एक्सेप्ट नॉन हीलिंग वुंड, adequate weight, tuberculosis or frequent infection. So the right answer is adequate weight, because in the patient who are having diabetes उनका जो weight है वो reduce होता है. non healing wound हमें देखने को मिलेगा. diabetes is related to tuberculosis. Okay, it is researchers has done, many researchers has been done
एंड उनके अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें ट्यूबरकुलोसिस बहुत मिलता है एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस विल बी देयर बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो ब्लड है उसमें बहुत ज्यादा शुगर है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ विल बी मोर. Now the next question is, all the following exist in blindness except visual acuity 1 to 60, no light perception, 3 by 60 finger counting at 3 meter and 20 by 60 eyesight. तो इनमें से कौन सी चीज है जो ब्लाइंडनेस में नहीं होती है? So option number 4 is the correct answer. Now the next question is, one of the following is a human factor leading to road traffic accident and that are poor lighting, overcrowding, bad weather और impulsiveness. तो जब भी हम फैक्टर्स लीडिंग टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखते हैं तो ह्यूमन फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखते हैं एंड इसमें इन्होंने ह्यूमन फैक्टर पूछा है. So poor lighting, overcrowding and bad weather are come under environmental factors, whereas impulsiveness is the human factor that leads to road traffic accident. Now the next question is, all the following are to be followed for screening and follow-up of the cervical cancer except visual inspection by acetic acid, screening every 5 years, age of screening to be 16 to 40 years, screening done by VIA and pap smear. So इसमें जो correct answer है that is option number A, that is age of screening to be 16 to 40 years. The ideal age for screening for cervical cancer should be more than 30 years, not 16 to 40 years. बाकी हम विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड करते हैं, 5 years में हर बार स्क्रीनिंग करनी चाहिए एंड पैप स्मीयर जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर. Now the next question is, mastodinia is the term for lumping pain, pain in breast, dimpling of breast skin or fluid coming from nipple. So this term denotes pain in breast. So mastodinia is the pain in the breast. Now the next question is, the commonest occupation disease of computer professional is carpal tunnel syndrome, dermatitis, Casson disease or occupational cataract. So the people who are mostly working on the computers, उनमें carpal tunnel syndrome हमें देखने को मिलेगा due to the suppression of or due to the compression of medial nerve. तो medial nerve compress हो जाएगी तो उसकी वजह से पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम होगा. Now the next question is, Biotosis most commonly occur due to the dust of silica, barium, beryllium or cotton dust. So barium is the correct answer. So when the person is having excessive barium inhalation, so that person is having biotosis. Now the next question is, specific protection against occupational disease include all except, so that is personal protective equipment, immunization, hand washing or radiological investigation. So radiological investigation is the correct answer because radiological investigation come under secondary prevention. It is a part of screening test, whereas personal protective equipment, immunization and hand washing are the specific protection measures. Now the next question is, which of the following is the drug of choice for chemoprophylaxis of cholera? So for the chemoprophylaxis of cholera, the drug of choice is doxycycline. Whereas 4-triamexole is a drug of choice for pneumonia in under 5 children और tetracycline हम नहीं देंगे बच्चों में और pregnant females में क्योंकि बच्चों में it can lead to bone and teeth deformity and in the pregnant female it will lead to teratogenic effect. होगा तो fetus के ऊपर effect होगा इसका. Now the next question is, risk of the damage of fetus by rubella maximum if mother get infected in 6 to 12 weeks of pregnancy, 20 to 24 weeks of pregnancy, 24 to 28 weeks of pregnancy or 30 to 36 weeks of pregnancy. So if the mother get rubella in the 6 to 12 weeks of pregnancy, the fetus will get affected because this is the organogenesis period. इस टाइम पे मैक्सिमम ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं तो मदर जो है जो बेबी होगा दैट विल बी हैविंग कंजेनिटल रूबेला एंड दैट विल बी characterized by cataract हो गया, deafness हो गया and congenital heart abnormality. ठीक है,
तो ये सारी चीजें बच्चे में प्रेजेंट होंगी। और अगर मदर को एस रूबेला इज अ लाइव वैक्सीन, ठीक है, तो लाइव वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो हमने कोई भी लाइव वैक्सीन मदर को नहीं लगाना है। द मदर शुड टेक रूबेला 3 मंथ प्रायर टू द प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3 महीने पहले लगाया होना चाहिए, नहीं तो आफ्टर द डिलीवरी। Now the next question is, a CHO assessing the child having fever with pleomorphism rashes. In which condition these signs are present? Smallpox, chickenpox, measles or rubella. So हमें जो pleomorphism है, that is a sign of chickenpox. ठीक है, chickenpox में जो हमारा रैश होगा वो सबसे पहले ट्रंक में आता है, बाकी सारी डिजीजेस में जो रैश है वो फेस पे स्टार्ट होगा। और इसमें प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब है कि जो हमारे वेस्ट्यूल है, पस्ट्यूल है, ठीक है, वो सारे हमें एक ही जगह पे देखने को मिलेंगे। Now the next question is, in midday meal program, the meal served should supply at least that of the total energy requirement. So in the midday meal program, the diet meal should supply at least 1/3 of the energy requirement. मतलब कि हमने 1/3 ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट होना चाहिए एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन। सो ये क्वेश्चंस बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मिड डे मील में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और कितना प्रोटीन होना चाहिए। तो एनर्जी इज 1/3 ऑफ द टोटल डाइट और टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट टू द बेबी एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन। तो आज के वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बाकी की और वीडियो लेके मैं आऊंगी एंड आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरे आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।